नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेत शेखर आज के फैक्ट चेक के एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं हमारे द्वारा फैक्ट चेकिंग का जो ये इनिशिएटिव लिया गया है ये आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने भी मिल रहा होगा। आज हमारा फैक्ट चेकिंग हम बाकी दिनों के जैसा कुछ सोशल मीडिया पर और कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या वायरल वीडियोस और न्यूज़ पर फैक्ट चेकिंग करते हैं। उसके अनुसार हम देखते हैं कि कुछ न्यूज़ सही भी होती है, कुछ न्यूज़ गलत भी होती है। तो ज़्यादातर फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं जिससे कि लोग भ्रम में पड़े जाते हैं और उसको फॉरवर्ड करने से फिर बाकी लोगों को भी मन में भ्रम ही पैदा होता है और कुछ बड़ी या छोटी घटनाएं होने की संभावना होती है। चलिए ठीक है, आज का एपिसोड हम शुरू करते हैं। आज हमने जो पहला न्यूज़ लिया है वो हरियाणा से है। हरियाणा के एक यूनिवर्सिटीज़ रूल के बारे में है जो छपा है एजुकेशन टाइम्स, इकोनॉमिक टाइम्स में 23 दिसंबर 2025 को। शीर्षक है हरियाणा असेंबली पासेस प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल। क्या है? हरियाणा विधानसभा द्वारा पास किए गए विवादित प्राइवेट यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल के बारे में हमने संक्षिप्त फैक्ट चेक किया है। पाया क्या है इसमें? ऐसा हुआ है कि हरियाणा विधानसभा ने हरियाणा प्राइवेट यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2025 को पारित किया। यह बिल राज्य के निजी विश्वविद्यालयों के नियमन में कुछ नई शक्तियां सरकार को देता है, जैसे कि गंभीर मामलों में विश्वविद्यालय के प्रबंधन को भंग करके सरकारी प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन को नियुक्त करना। ये एक मुख्य मुद्दा है जिसके कारण ये विवाद हुआ और ये न्यूज़ में आया है। मुख्य बातें क्या है? सरकार के विशेष परिस्थितियों में सख्ती देना। यदि किसी निजी विश्वविद्यालय में गंभीर चूक होती है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, शासन विरोधी गतिविधि, अकादमिक या वित्तीय कुप्रबंधन, तो सरकार प्रबंधन को हटाकर एक प्रशासन नियुक्त कर सकती है। दूसरा क्या है? प्रशासनिक नियंत्रण में विश्वविद्यालय को सभी प्रशासनिक अधिकार मिलेंगे और वह उसकी कार्यवाही संभालेगा, प्रशासन संभालेगा। तीसरा क्या है? दलित विवाद आ गया है इसमें। कांग्रेस सहित कुछ विपक्षी दलों ने कहा कि बिल में यह स्पष्ट नहीं है कि प्रशासनिक कौन और किन मानदंडों पर नियुक्त करेगा। तो विवाद क्यों हुआ है इस पर? क्योंकि विवाद का मुख्य कारण यह है कि बिल सरकार को विश्वविद्यालयों पर अधिक नियंत्रण देने वाला प्रतीत होता है, खासकर गंभीर परिस्थितियों की व्याख्या की अस्पष्टता की वजह से। विपक्ष का कहना है कि इसमें शैक्षणिक स्वायत्तता प्रभावित हो सकती है और अगर सरकार इसे राजनीतिक रूप से लागू करेगी तो ये एक तरह से सरकार का मनमाना हो जाएगा इस अधिनियम के पारित होने पर, कि वह यूनिवर्सिटीज़ को अपने हिसाब से, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को अपने हिसाब से रेगुलेट कर सकेगी और वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भंग करके अपना एक नया एडमिनिस्ट्रेशन खड़ा कर सकती है। और इसका कारण दिया गया है कि कुछ भी राष्ट्रीय सुरक्षा से रिलेटेड मैटर हो या और कोई गंभीर मैटर हो तो उसमें सरकार को ये हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। तो इसका सदुपयोग भी हो सकता है और इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसलिए कई विपक्षीय पार्टियां यूनिवर्सिटीज़ इसका विरोध कर रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे खबर की तरफ। यह आ गया है न्यूज़ लॉन्ड्री से, जो 29/7/2025 का है। इसमें शीर्षक क्या है? 4 years 170 collapses, 2002 deaths, what allying India's bridge. Bihar, Uttarakhand, Himachal and Gujarat topped the tally as per reports from 2021 to 25. Expert says funding isn't the problem. मामला क्या है कि 2021 और 25 में भारत में 170 पुल है और 202 लोगों की मौतें हुई। दावा यह किया जा रहा है, लेकिन सही संदर्भ में ज़रूरी है
ये मीडिया रिपोर्टों के विश्लेषण पर आधारित आंकड़ा है। सरकारी रिकॉर्ड अलग है। सरकारी रिकॉर्ड में के हिसाब से 2019 से 24 में सिर्फ 42 पुल ढहे हैं, यानी 170 का दावा आधिकारिक डेटा नहीं है। निष्कर्ष क्या निकलता है? इसका सीधा अर्थ यह है कि दावा का स्रोत मीडिया विश्लेषण है, न कि सरकारी पुष्टि। तो ये जो न्यूज़ है ये सही है। इसमें भले जो आंकड़े दिए गए हैं उसमें डिफरेंस हो सकता है, सरकारी आंकड़े कुछ अलग है और जो यह न्यूज़ लॉन्ड्री के द्वारा जो विश्लेषण किया गया है उसमें आंकड़े कुछ अलग है। पर फिर भी अगर पुल ढह रहे हैं तो सरकारी पैसा या बोले जाए तो हमारा आम आदमी के टैक्स का पैसा का दुरुपयोग किया जा रहा है। सही गुणवत्ता वाले सरकारी पुल हो या किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो जो कि आम जनता की यूज़ के लिए होती है, तो उसमें यह पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ और सही गुणवत्ता वाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। ये सरकार को ये चीज़ सरकार को बिल्कुल एश्योर करना पड़ेगा इस चीज़ों को। तो ऐसी कुछ खबर आ रही है और फैक्ट चेकिंग हम कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत ही नहीं है ऐसी चीज़ों को फैक्ट चेकिंग करने का। ये पूरी तरह से सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि पुल का टूटना ये ना हो, पुल या और किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर का टूटना ना हो। आगे बढ़ते हैं। तीसरा खबर एक्स के एक अकाउंट दैनिक भास्कर से लिया गया है। शीर्षक है 26 जनवरी 26 को प्रकाशित हुआ है। इस पर कहा गया है, जिस सड़क पर कार्रवाई हुई उसी में दूसरी सड़क जोड़ दी गई। 350 मीटर रोड पर 3 PW इंजीनियर सस्पेंड, अब 164 मीटर की सड़क बना दी। सत्य क्या है, इसके बारे में हमने जांच किया तो पाया कि यह दावा सही है। इसमें हुआ क्या था कि स्थानीय खबरों को ये रिपोर्ट किया गया है कि नर्मदापुरम मध्य प्रदेश में विवादित सड़क निर्माण के बाद PWD के 3 इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया और उसी मार्ग में 350 मीटर के हिस्से के अलावा 164 मीटर का अतिरिक्त विस्तार भी बनाया गया है। हुआ क्या था, नर्मदापुरम में एक सड़क निर्माण परियोजना को लेकर कार्रवाई हुई थी, क्योंकि विवाद था कि सड़क निर्माण का गलत तरीके से या अनुचित हिस्सों पर हुआ है। यानी जो सड़क विवाद का कारण बनी उसी में और जोड़ भी दी गई। यह रिपोर्टों के अनुसार सत्य है। तो यहाँ भी वही भ्रष्टाचार का मैटर सामने आ रहा है। किसी की भी सरकार हो, किसी भी राज्य में हो, अगर इस तरह की चीज़ें सड़क निर्माण और या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर आप पैसे खर्च कर रहे हैं और उसके बाद उसकी गुणवत्ता नहीं होती है सही, तो उसमें सरकार का जो हस्तक्षेप है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और इन चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए। तो इसमें क्या किया गया है कि जिस सड़क निर्माण का जो फैक्ट चेक किया गया वो सरकारी अफसरों के द्वारा, उसमें वो सड़क की जो गुणवत्ता थी उसमें भी क्वेश्चन उठाया गया और साथ में ये भी था कि उसमें एडिशनल सड़क भी जोड़ दिया गया। इस मैटर पे 3 PW इंजीनियर सस्पेंड हुए हैं और अब 164 मीटर की सड़क बना दी गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे खबर की तरफ, जो है फ्रंट लाइन द हिंदू से 26 जनवरी 2026 को प्रकाशित हुआ है। शीर्षक है, हाउ ओडिशा 2024 पोल डेटा ऑल द हॉल्स आउट द रिपब्लिक। मतलब क्या है, इसमें बताया क्या जा रहा है कि फ्रंटलाइन द हिंदू की रिपोर्ट ओडिशा 2024 विधानसभा में इंटीग्रिटी क्राइसिस से है। इंटीग्रिटी क्राइसिस वहाँ हुआ है। दावा क्या किया जा रहा है, फ्रंटलाइन लेख का मुख्य दावा है कि उड़ीसा के 224 विधानसभा और लोकसभा चुनावों के वोट में डेटा में गड़बड़ियाँ की गई है। यानी विधानसभा वोट और लोकसभा वोटों की संख्या एक दूसरे से ठीक से मेल नहीं खाते। यह चुनावी डेटा की सत्यता पर सवाल उठाता है। बहुत बड़ा पॉइंट है। क्या इसे आधिकारिक स्रोत हम मान सकते हैं? तो यह दावा चुनाव आयोग ECI द्वारा स्वीकार या खंडित नहीं किया गया है और ECI की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है, इसलिए यह अनौपचारिक होने का आरोप है, न कि पुष्ट या शुद्ध।
ईसीआई तो अपनी गलती कभी मानेगी नहीं। हर जगह पूरे देश में एसआईआर के माध्यम से उसको रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। नए संशोधन के नाम पर बहुत सारे पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर आई है कि गलत तरीके से वोटरों का नाम काट दिया जा रहा है। आगे देखते हैं। इस पर चुनाव आयोग ने स्वीकार किया है, नहीं किया है, नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। फ्रंटलाइन और अन्य आलोचना यह बताती है कि ईसीआई की चुप्पी है, लेकिन उन्होंने इस आरोपों को सरकारी तौर पर नहीं माना है। तो ये जब चीज़ें सामने आई, प्रकाशन में आई, तो ईसीआई ने पहले तो माना नहीं और जांच करने के नाम पर जांच तो होता नहीं है। कितने सबूत दिए गए हैं, कितने कुछ किया गया है। तो इसमें भी यही हुआ। फिर परिणाम में बदला कि नहीं बदला, तो वो भी परिणाम जब ईसीआई मान ही नहीं रहा है तो फिर परिणाम बदलने का भी सवाल नहीं होता है। तो चुनाव आयोग के आधिकारिक परिणामों के अनुसार 2024 में भाजपा ने 78 सीटें, बीजू जनता दल ने 51 सीटें और कांग्रेस ने 14 सीटें जीती। यह परिणाम रूप से घोषित है। निष्कर्ष क्या निकलता है? लेख में चुनाव डेटा की गड़बड़ियों और ईसीआई की प्रतिक्रिया न देने को इंटीग्रिटी क्राइसिस कहा गया है। पर यह आलोचनात्मक विश्लेषण है। आरोप है कि ईसीआई द्वारा मान्य सत्यापित क्रिया आधिकारिक रूप से घोषित किया गया है। तो यहाँ भी हमने अपने फैक्ट चेक में बहुत सारी जगह पर ऐसी बातें और बहुत सारे स्टेट्स में, गुजरात हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो और अभी उड़ीसा, तो जो चुनाव में वोटर लिस्ट को काट के या वोटर लिस्ट का मैनिपुलेशन करके जो चुनाव को के नतीजों को प्रभावित किया जा रहा है, तो यह एक तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। लोकतंत्र और संविधान भारत में है और भारत के नागरिकों के लिए है, और भारत के वोटर लिस्ट में से नाम काट देने का मतलब है कि आपको वोट देने से वंचित किया जा रहा है और आप भारतीय नागरिक होने के नाते आपको इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। कई जगह आवाज़ उठाई हुई जा रही है, पर ईसीआई अपने कान बंद करके बैठा हुआ है। वो जो है वो सही बोल रहा है, कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी बोल चुका है। बहुत सारे सवाल जवाब जब उसके साथ किए जाते हैं, बीएलओ के साथ किए जाते हैं, कई बीएलओ ने खुल के बोला हुआ है। तो इस बात की सत्यता वहाँ 2024 के जो ये ये आर्टिकल है, इसके बारे में भी सत्य साबित होती है। बट ईसीआई कभी नहीं मान रहा है, न ये मान रहा है, न दिल्ली का मैटर मान रहा है, न बंगाल का, न महाराष्ट्र का। तो एक तरफा किसी पार्टी के फेवर में अपना डिसीज़न देना ये गलत है, और इसी से हम अनुरोध करेंगे कि आप निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराएं और निष्पक्ष तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया भी करें। जहाँ जहाँ गलती पाई जाती है उन गलतियों को सुधारें और संविधान की रक्षा करें। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो आज का फैक्ट चेक है वो हमने लिया है news18.com से। यह प्रकाशित हुआ है 25 जनवरी 2026 को। रोड एक्सीडेंट्स इन पंजाब रिड्यूस्ड बाई 48% सिंस फरवरी 2025, सीएम मान। कहा क्या जा रहा है? मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब में सड़क हादसों में मौतों में 48% की कमी का दावा किया है। फरवरी 2025 से पहले वर्ष की तुलना में उन्होंने यह कहा कि इस सुधार का मुख्य कारण है सड़क सुरक्षा फोर्स एसएसएफ नाम की सड़क सुरक्षा इकाई, जो तेज आपात प्रतिक्रिया, तत्काल फास्ट एंड बेहतर ट्रॉमा इलाज सुनिश्चित करती है। तो ये बहुत बड़ी खबर है और बाकी स्टेट्स को भी इससे ज़रूर सीखना चाहिए कि अगर रोड एक्सीडेंट्स के मैटर पर कोई आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया और परिवहन मान जो पंजाब में आपकी सरकार चला रहे हैं वो सड़क में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उस पर भी ध्यान दिया गया और उस पर भी लोगों की जान बचाने के लिए टास्क फोर्स गठित किया गया है। यह दावा का जब हमने जांच किया तो ये दावा सही माना गया है कि यहाँ इस तरह से लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई जा रही हैं।
सीएम मान ने यह आंकड़े सरकारी बयान और मीडिया रिपोर्टों में दोहराया है। दावा के मुताबिक दुर्घटना में मौतों की संख्या में 45% की गिरावट दर्ज की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सरकारी दावा है, स्वतंत्र ताज़ा सरकारी आंकड़ा जिससे पुलिस ट्रैफिक विभाग का विस्तृत डेटा उपलब्ध नहीं है। मीडिया रिपोर्ट केवल सीएम भगवंत मान के बयान पर आधारित है। तो बात सही भी है कि भगवंत मान के ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, इसके कारण जितने भी जान बचाई जा रही हैं, जितने भी केसेस सामने आ रहे हैं, वो सारे इसकी सारे अगर हम एनालिसिस करते हैं तो 48% के करीब लोगों की जान बचाई गई है। 40% 8 के करीब कम हुआ है, रिड्यूस हुआ है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा सोच है, जिसको पंजाब के मुख्यमंत्री आपकी सरकार चलाते हुए इतनी अच्छी योजना लाए, इसके बारे में सोचें और इसको और बेटर कर रहे हैं और आगे भी बेटर करेंगे, यह हम अपेक्षा रखते हैं। तो चलिए दर्शकों, आज के लिए फैक्ट चेक में हमने इतने पॉइंट्स को कवर किया जो हम समझते हैं कि इसमें कुछ सीखने वाली चीज़ें हैं, कुछ सरकार की आलोचना भी है और कुछ सरकार की तारीफ भी है। तो हर तरह से हमने फैक्ट चेक करके ये समझाने की कोशिश की है कि किसी भी खबर को आँख मूंद के भरोसा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसका फैक्ट चेक करके उसकी सत्यता जांच करके फिर आगे बढ़नी चाहिए, तभी आगे उसके बारे में बात करनी चाहिए, आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ फैलाने वाले लोगों के चपेट में नहीं आना चाहिए। चलिए दर्शकों, आगे अब हम और फैक्ट चेक्स करेंगे और अपनी गुणवत्ता और भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपको यह हम कार्यक्रम हमारा कैसा लग रहा है और इसके बारे में जो भी सुझाव या कमेंट्स हैं, वो आप पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आपके मन में है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। धन्यवाद।